नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हम नाइन्थ क्लास की जो आरबीएससी की पुस्तक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे और इसका तीसरा चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं जो कि किसान आंदोलन से संबंधित है। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि जब ये राणा सांगा जब गद्दी पर बैठता है 1509 में, तो उस समय गुजरात का शासक कौन था। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। जब राणा सांगा 1509 में गद्दी पर बैठता है तो उस समय गुजरात का शासक कौन था। देखते हैं, आप साथ में तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड का कुछ पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। इसके साथ ही देखिएगा, जो एक हमने नई चीज शुरू की है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो 4 ऑप्शन के साथ टेलीग्राम पर डेली का अपलोड करना स्टार्ट किया है। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ रहे हो और किस तरीके से उसका जवाब दे रहे हो। तो उसका लिंक है, वो नीचे वीडियो बनाने के बाद जो है वो कमेंट बॉक्स में ऊपर लिंक दे देंगे उसका। नहीं तो आप खुद भी टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर सकते हो कि आरपीएससी जीके विद अजय चौधरी 2.0, ये सर्च करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा चैनल और आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं और देखा गया ये किताबें बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि हालांकि इन किताबों में कोई मैटर बहुत ज्यादा नहीं है, मोटी किताबें नहीं है, पतली पतली सी किताबें हैं, लेकिन जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे आरएस का एग्जाम हुआ, तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल लाइन टू लाइन एकदम डायरेक्ट उठ के आते हैं। तो इसलिए इन किताबों को आपको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं। और इनको पढ़ने में आपको कोई बहुत ज्यादा जोर भी नहीं आएगा, तो इनको आप जरूर पढ़ें। अगर ईमानदारी से अगर आप इनको पढ़ेंगे तो 10 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर आप 6 से 10th की हमारा राजस्थान जो ये किताबें हैं आप इनको पढ़ लोगे। तो अभी मैं 9th वाली पढ़ा रहा हूं, फिर 10th की पढ़ेंगे, नहीं तो फिर 6, 7, 8th वाली भी पढ़ लेंगे, क्योंकि वो पतली सी किताबें हैं, ज्यादा उनमें नहीं है मैटर। तो अब यहां से पढ़ते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन। जयपुर राज्य के शेखावटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ मारवाड़ राज्य के डीडवाना और सांबर परगनों और शेखावाटी से लगे क्षेत्र के जाटों पर भी पड़ा। तो ये जो मारवाड़ के अंदर जो ये डीडवाना और ये सांबर परगनेर जो थे, तो यहां पर भी उस आंदोलन का असर होता है। मई 1938 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का जोरदार समर्थन किया और सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया, इसलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई और पाशविक दृष्टिकोण अपनाया। 28 मार्च 1942 ईस्वी को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। चंदावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी और तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिसमें 25 व्यक्तियों की गहरी चोटें आई। सोजत के मीठालाल और विजय शंकर, कंटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम और चंद्रावल के रामसुख और चांदवल भयंकर रूप से घायल हुए। अब आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये मारवाड़ किसान आंदोलन में। और ये जो पहली लाइन है 28 मार्च 1942, लोक परिषद, यही मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। अब ये सीधे का सीधा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये वेरी वेरी मोस्ट में, और इसी तरह से क्वेश्चन उठते हैं। तो ये लाइन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बाकी इनके नाम भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये पहली लाइन है। तेरह मार्च 1947 को डाबड़ा डीडवाना परगना गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह डाबड़ा कांड के नाम से जाना जाता है और इसका सन बहुत बार पूछा जाता है, मंथ भी पूछ लेते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। कैसे पूछते हैं, 4-5 जो इस तरह के ये हुए थे कांड, यहां पर साथ में नाम लिखेंगे कि बताओ ये हत्याकांड हुआ या जो भी ये घटनाक्रम है जहां ये घटना हुई,
तो इनको पहले से बढ़ते हुए क्रम में बताइए कि जैसे पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ। तो इसलिए यहां मंथ आपको पता होना चाहिए। तो डाबड़ा जो डीडवाना परगना गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया था। लोक परिषद के नेता मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, राधा किशन बोहरा, किशन लाल शाह, नरसिंह कछावा, बंशीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार चौधरी, सीआर चौपासनी वाला आदि भाग लेने डाबड़ा पहुंचे और वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास पर ठहरे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को न होने देने की तैयारी कर ली थी और जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता नेता पहुंचे, उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियां और तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया और नेताओं की नरसंस्था पूर्वक पिटाई की। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए गए। तो आप देख सकते हैं कि जो जागीर थे, जो जागीरदार थे, वो कितने ज्यादा अत्याचारी हो चुके थे 18वीं शताब्दी के बाद, और किस तरह से जो है वो लोगों का खून पी रहे थे, मार रहे थे। उनके पिता और भाई को मार दिया गया और उनकी पत्नी के मुख को विरूप कर दिया गया। गांव के चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया। डाबड़ा कांड की सर्वत्र निंदा की गई। तो यहां के लोगों को यहां के लोगों ने ही नुकसान पहुंचाया है। गद्दार इस हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं, कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो तो 100 मिलेंगे। तो 13 मार्च 1947 को यह डाबड़ा वाला जो घटना है, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही जो नेताओं के नाम है वो मुख्य रूप से आप ध्यान रखिएगा, मोतीलाल जी। और बाकी ये सभी नेताओं के नाम आपको ध्यान में रखने, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये लोग यहां से संबंधित हैं। उसके बाद आता है बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, जिनमें से 1393 गांव जागीरी क्षेत्र में स्थित थे। सीमा से जुड़े सीकर क्षेत्र और शेखावटी के जाट आंदोलन का बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में और सीकर में 20 से 29 जनवरी 1934 ईस्वी के विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ और उनमें राजनीतिक चेतना आई। उस समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 लागें विद्यमान थी। किसानों से जागीरदार बेगार लेता था। 1937 ईस्वी में उदरासर के किसानों ने लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। तो यहां उस समय आपके लिए जो ये ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, तो एक तो बीकानेर किसान आंदोलन। अब इसमें क्या महत्वपूर्ण है कि बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 लागें विद्यमान थी। 1937 में उदरासर के किसानों ने लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाई। नेता जीवन चौधरी का नाम ध्यान में रखना है। और बीकानेर राज्य के किसान आंदोलन की श्रृंखला में दूधवा खारा गांव चूरू के पास के आंदोलन का भी एक विशिष्ट स्थान है। यह दूधवा खारा वाला बहुत महत्वपूर्ण है और ज्यादातर ये दूधवा खारा वाला ही पूछा जाता है इस बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित कोई आता है तो, क्योंकि उस वक्त ये जो क्षेत्र था चूरू वाला, ये सब बीकानेर जो रियासत थी इसी के अधिकार में आते थे। तो इसलिए बीकानेर लिख देते हैं, कई बार सीधा ही लिख देते हैं कि बीकानेर का दूधवा खारा किसान आंदोलन, जबकि दूधवा खारा तो ये तो अब चूरू में है। उस समय की बात करें तो बीकानेर रियासत। पुलिस ने यहां खुलकर अत्याचार किया था। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। वह पहले भादरा में महाराजा सादुल सिंह से मिला और बाद में अनेक साथियों के साथ वह महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब वह आबू से लौट रहा था तब रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कब? जून 1945। हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे 5 वर्ष तक का कारावास दिया गया। उसने जेल में भूख हड़ताल की। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर 10 अगस्त 1945 ईस्वी को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। तो महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया था, परंतु उसने इसे स्वीकार नहीं किया। अब उन्होंने देखा कि अब ये देखिएगा, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है यहां पे। तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए, हनुमान सिंह। और महाराजा ने देखा कि फालतू में सारे जो ये किसान है, जाट किसान है, या आंदोलन करेंगे या एक हो जाएंगे,
तो फिर वो लालच देते हैं कि 100 मुरबा जमीन तुम्हें गंगानगर क्षेत्र में देंगे। और गंगानगर के अंदर तो आप भी जानते हैं कि राजस्थान में उत्तर की तरफ का जो हिस्सा है गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, पूरा नहरी पानी है और खूब वहां फसल होती है, अच्छी खासी उपजाऊ जमीन होती है। परंतु उसने इसे स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर भी वे लगातार संघर्ष करते रहे और 2 बार और जेल की यात्रा की। अंततः बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई, तब उन्हें जेल से मुक्त किया गया 4 जनवरी 1948। यद्यपि दूध व खारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तथापि इससे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ और वे अब अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। 30 जून से 1 जुलाई 1946 ईस्वी को प्रजा परिषद ने रायसीनगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। उग्र भीड़ ने राज्य के विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणामस्वरूप बीरबल सिंह मारा गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह देखिएगा जो बीरबल सिंह वाला है केस 1946। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल बाई भट्ट और बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने रायसीनगर कांड की समीक्षा की। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली और 3 सितंबर 1946 ईस्वी के गोगामेडी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया था, जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। तो इसमें आपके लिए जो महत्वपूर्ण है यही है, 1946 के अंदर ये बीरबल सिंह जो हत्याकांड है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहां का? रायसीनगर का। और ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। दूध व खारा किसान आंदोलन, बीरबल सिंह हत्याकांड, इनका क्या पूछ लेते हैं? समय पूछ लेते हैं या नेता का नाम पूछते हैं। ज्यादातर मैंने जो इनमें क्वेश्चन देखे हैं वो ये पूछते हैं कि इन किसान आंदोलन को आगे से बढ़ते क्रम में जो है इस तरह से उनको व्यवस्थित करें। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें, क्योंकि ये सारे आसपास ही हैं। कोई 1946 है, कोई 47 का है, कोई 45 का है। तो इस पॉइंट पे विशेष ध्यान रखना। और मैं जब जहां कहता हूं कि इस पॉइंट पे विशेष ध्यान रखना, तो वास्तव में उस पर ध्यान रखना। अभी आरएस का एग्जाम हुआ है, उसमें लास्ट जो क्वेश्चन था, जो लास्ट हमारा टॉपिक था राजस्थान के जो क्रांतिकारियों से संबंधित, उसमें महिला वाला क्वेश्चन आया है। आप उस वीडियो को वापस देख लीजिएगा। मैं जहां जहां उसमें गोले लगा रहा था कि ध्यान रखना, जब जब क्वेश्चन पूछेगा तो इन चीजों को ध्यान में रखेगा। और वो जो अभी आरएस का एग्जाम हुआ है वही एज इट इज वही पॉइंट उसने उसमें पूछे हैं। एग्जामिनर पेपर बनाता है तो मुझे पता है कि क्योंकि मैंने बहुत पेपर बनाए। आपके लिए कितने पेपर बनाए? सब पेपर मैं बनाता हूं। यूट्यूब पे मैंने बना बना के पेपर लिए हैं, ऐप में बनाए तो मैंने पेपर बनाए हैं। तो मुझे पता है कि एक एग्जामिनर पेपर बनाते समय क्या सोचता है। वो भी कोई ऊपर से आया हुआ कोई ईश्वर का दूत नहीं है। मुझे पता है कहां तक वो सोच सकता है, कैसा पेपर बना सकता है। तो एक एग्जामिनर के माइंड को मैं बहुत अच्छे से जान सकता हूं, पढ़ सकता हूं, और इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में काफी पढ़ते हैं। अक्टूबर 1946 ईस्वी में अकाल और सूखे के समय में भी कांगड़ के जागीरदार ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा, जिसका कृषकों ने विरोध किया। कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे। इससे जागीरदार आग बबूला हो गया। किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। कांगड़ कांड की सर्वत्र निंदा की गई। तो ये कांगड़ कांड भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय में भी कांगड़ के जागीरदार ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा, जबकि जागीरदार जानता है कि अभी अकाल और सूखा है, लेकिन इनको किस चीज से मतलब है? सिर्फ पैसे से मतलब है और कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। तो किसानों ने महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे तो जागीरदार आग बबूला हो गया। किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए। यह संघर्ष 1948 ईस्वी में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ही समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी हैं, जिन्होंने परंपरागत लाग बाग बेगार को न्याय देने का बिगुल बजाया।
तो इनका नाम भी आपको बहुत ध्यान में रखना है। वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े रहे और उन्होंने किसान यूनियन क्यों ये पुस्तक लिखी थी। अब ये क्वेश्चन बन गया आपके लिए। किसने? कुंभाराम आर्य। सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के हित में उनका जो संघर्ष है वो स्वतंत्रता के बाद में भी जारी रहा। तो ये वाला चैप्टर आपका पूरा होता है। और ये किताब मैंने आपको बताया था ज्यादा मोटी किताबें नहीं है कि 3 चैप्टर के अंदर ही आपकी आधी किताब तो कंप्लीट हो चुकी है। ये आधी किताब कंप्लीट हो गई है और आधी किताब और बची है, 3-4 चैप्टर और हैं। और ये आपका आधुनिक राजस्थान का ये 9th क्लास की किताब कंप्लीट। तो इनमें कोई बहुत ज्यादा फैला करके मैटर नहीं लिखा है, लेकिन जो लिखा है वो एक तरह से नोट्स के रूप में ही है। कई विद्यार्थी मेरे से पूछ रहे थे कि सर हम इनके नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। तो अब ये समस्या देखिए वहां आती है जहां विद्यार्थी किसी भी बात को कभी ढंग से सुनता नहीं है। तो इसलिए ये समस्या आती है। ये चीज जिस दिन मैंने किताबें शुरू की थी मैंने उसी दिन ही आपको बता दिया था। इन किताबों का आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस 4-5 बार इन किताबों को पढ़ लो। और ये किताबें कोई बहुत मोटी किताबें तो है नहीं। आप 10 दिन के अंदर 3-3 घंटे समय भी निकाल के इन किताबों को कंप्लीट कर सकते हो। 6 से 10th की जो हमारा राजस्थान नाम से ये किताबें आई हैं, ये सिर्फ राजस्थान की है। जो आरबीएससी की मैंने पहले पढ़ाई थी वो आरबीएससी वाली किताबें थी सामाजिक विज्ञान की, और 2020 से ये किताबें नई जुड़ी है हमारा राजस्थान नाम से। तो इसलिए इन किताबों को पढ़ना जरूरी होता है। और अब आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए? आरबीएससी पढ़ें जो मैंने पढ़ाई थी पहले वाली, या अब आगे एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है या नहीं है, या कैसे पढ़ना है, उसका मैं अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा। तो आपकी सारी जिज्ञासाएं शांत होगी। बस इसी तरह मासूम बच्चों की तरह ये वीडियो वगैरह साथ में देखते जाओ और 4-5 बार इन किताबों को पढ़ो, आपका 100% सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो चीज आप यहां पढ़ रहे हो, जो चीज आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, ये 5-10% से ज्यादा स्टूडेंट के बस का नहीं होता। ये वो नहीं कर पाते, उनको हर चीज में शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट। तो जिंदगी उनका क्या बना देती है? शॉर्टकट। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध बिजोलिया राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अभी बिजोलिया कहां पर है, कौन से जिले में है, ये कमेंट करके बताना है आपको। विजय सिंह पति का वास्तविक नाम क्या था, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे, ये भी कमेंट करके बताना है। 1931 में भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये भी कमेंट कीजिएगा। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में किस किसान हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी, तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो 1 वर्ड के क्वेश्चन है 5। तो आपको याद नहीं आ रहा हो तो इस चैप्टर को वापस पढ़ें, तो उसके बाद आपको कोई इसमें दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका चैप्टर आएगा वो आएगा राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। तो मैंने आपको जैसे कि बताया आधी किताब तो ये हो चुकी है। ये देखिएगा 1857 की क्रांति, क्रांतिकारी, किसान आंदोलन, ये 3 चैप्टर हो गए हमारे। और अब जनजातियों में आंदोलन, जनजागृति और प्रजामंडल, एकीकरण और शौर्य परंपरा। तो 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर और बचे हैं। तो ये भी जल्दी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके साथ ही देखिएगा आप में से कोई सेकंड ग्रेड का जीके का अगर फर्स्ट पेपर का कोर्स लेना चाहता है, जिसमें कंप्लीट फर्स्ट पेपर आपको मैं पढ़ा रहा हूं वहां पे, और बहुत जबरदस्त चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त। जिन्होंने लिया है उनसे पूछ के देख लेना, पूछना है एक बार कि कैसा चल रहा है। तो ये जो फर्स्ट पेपर है पूरा आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, ये पूरा फर्स्ट पेपर, ये सारा पेपर साइकोलॉजी ये सब फर्स्ट पेपर में जो कंप्लीट है पूरा 200 नंबर का, तो ये मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ए पर जाकर ले सकते हैं। और ये कोर्स वगैरह सब विद्यार्थियों की डिमांड पे ही शुरू किया था, क्योंकि मेरे पास में इतना समय नहीं था कि मैं इस तरह से पूरा कोर्स बनाऊं, नोट्स लिखूं। लेकिन मेरे पास में वही विद्यार्थी आते हैं वो सब जगह से जो ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हैं पिछले वर्षों में, धापे हुए हैं हर जगह से, और जो उम्र धीरे धीरे जिनकी बढ़ रही है 25 के बाद, कितने ही सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी थे, हजारों विद्यार्थी जो कह रहे थे सर कोई ऐसा कोर्स निकाल दो ताकि एक अच्छी चीज हमें मिल जाए।
तो अगर आपको इतने कम पैसे में अगर ऐसी बेहतरीन चीज मिल रही है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और पहले ये फैसिलिटी, ये सुविधाएं कहाँ हुआ करती थी? हम जब पढ़ते थे, जब आरएस के लिए कोचिंग की, आईएएस के लिए कोचिंग की, कितनी कितनी फीस होती थी उनकी, कैसे कैसे मैनेज करना पड़ता था। लेकिन क्योंकि फ्री का कोई सिस्टम तो था नहीं। आजकल तो यूट्यूब पे पिछले 2-3 सालों में इतनी चीजें आ गई हैं। पहले तो यूट्यूब पे भी ऐसा कुछ नहीं होता था। आईएएस के लिए तैयारी करनी है तो दिल्ली जाना पड़ेगा, आरएस का करना है तो जयपुर में जाना, जो है वो जयपुर में तो चलो आरएस का था, लेकिन आईएएस के लिए पढ़ना है तो दिल्ली जाना पड़ेगा। और आरएस के लिए भी कोई ऐसी कोचिंग भी, मैं बहुत सी जगह कोचिंग करके देखा हूं मैं, तो वो जो संतुष्टि वाली बात थी वो कभी मुझे लगता था यार ये इस तरीके से क्यों नहीं पढ़ाते, ये वाली चीज क्यों नहीं पढ़ाते, जबकि फीस कितनी होती थी आरएस में? 50-50, 60-60 हजार रुपए। आईएएस में तो लाखों में जाती है फीस। और आज ऑनलाइन इतना कम रेट पे अगर कोई आपको चीज मिल रही है, तो ऑफलाइन भी आप अगर ये कोर्स वगैरह करते हैं तो कम से कम शायद एक पेपर की 8,000 के आसपास फीस आपको मिलेगी, सिर्फ फर्स्ट पेपर की ऑफलाइन। और उसमें भी जिस तरीके से मैं ये चीजें दे रहा हूं आपको, तो मूल्य से तो आप उसको आंक ही नहीं सकते। कई अभी भी उसमें कमेंट करते हैं सर और छूट दे दो, और ऑफर दे दो। तो चीज की जो गुणवत्ता है उसके हिसाब से तो ये प्राइस कुछ भी नहीं है। इसकी फीस कम से कम होनी चाहिए फर्स्ट पेपर की 15,000, जिस हिसाब से चीजें इसमें आपको दे रहा हूं मैं। तो आप कीजिए। और इसमें मैं अब तक जो करवा चुका हूं, मैंने राजस्थान हिस्ट्री से शुरू किया है, उसमें ये वाले चारों टॉपिक मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। जो आप कोर्स लेते हैं तो ये वीडियो आपको सभी अभी देखने को मिल जाएंगे। ये कंप्लीट करवा दिया, फिर गुजर प्रतिहार का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया, चौहान ऑफ अजमेर करवा दिए, रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत वाले ये तीनों कंप्लीट करा दिए। और फिर राजस्थान और मुगल वाला टॉपिक जो शुरू किया है, तो उसमें राणा सांगा वाला टॉपिक है, ये चल रहा है। तो जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी वहां पर, और फिर ये आधुनिक राजस्थान, जो आधुनिक राजस्थान वाला पोर्शन, फिर कल्चर वगैरह है, फिर जियोग्राफी, फिर आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो बहुत आराम से कोर्स हो रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।